प्लेसेंटा। आज हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा। प्लेसेंटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंडर आता है। प्लेसेंटा कुछ हॉर्मोन्स भी बनाता है, इसीलिए प्लेसेंटा को एंडोक्राइन ऑर्गन भी कहा जाता है। लेकिन प्लेसेंटा फीमेल बॉडी में सिर्फ कुछ समय के लिए रहता है, इसलिए प्लेसेंटा टेम्पोरेरी है। हॉर्मोन्स बनाने के कारण एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, तो जो प्लेसेंटा है वो एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। अब प्लेसेंटा क्या करता है? प्लेसेंटा मदर को बच्चे से, मतलब मदर को फीटस से कनेक्ट करने के लिए होता है प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा बनता किस चीज से है, मतलब किस टिश्यू से प्लेसेंटा बनता है? तो प्लेसेंटा मदर के टिश्यू से बनता है या फीटस के टिश्यू से बनता है, कैसे बनता है? तो प्लेसेंटा जो है वो मदर और फीटस दोनों के ही टिश्यू मिलाकर प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा जो है वो मदर को बच्चे से कनेक्ट करके रखता है, मदर को फीटस से कनेक्ट करके रखता है प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा कुछ हार्मोन्स बनाने के कारण टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहलाता है। टेम्पोरेरी क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ समय के लिए रहेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो सिर्फ प्लेसेंटा रहेगा, इसलिए टेम्पोरेरी है, हार्मोन्स बनाने के कारण एंडोक्राइन है। तो प्लेसेंटा जो है वो एक टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है। मदर और फीटस दोनों के टिश्यू से मिलकर प्लेसेंटा बनता है। अब मदर की तरफ से कौन सा टिश्यू आएगा और फीटस की तरफ से कौन सा टिश्यू आएगा जिसको मिलकर बनेगा प्लेसेंटा? तो मदर की तरफ से होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? एज वी ऑल नो कि यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो होती है एंडोमेट्रियम। तो यूट्रस की सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम क्या है? डेसिडुआ बेसालिस भी कहेंगे उस टिश्यू को, जो एंडोमेट्रियम जो है। तो मदर की तरफ से जो टिश्यू प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करेंगे वो है एंडोमेट्रियम, मतलब डेसिडुआ बेसालिस। और फीटस की तरफ से कॉरियन एंड एलेंटॉइस। फीटस की तरफ से कौन सा टिश्यू आएगा? कॉरियन एंड एलेंटॉइस टिश्यू जो है, जिसको एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा गया है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। तो मदर की तरफ से प्लेसेंटा बनाने में जो टिश्यू हेल्प करेंगे वो है डेसिडुआ बेसालिस, मतलब एंडोमेट्रियम। फीटस की तरफ से जो टिश्यू आएंगे प्लेसेंटा बनाने के लिए वो है कॉरियन एंड एलेंटॉइस, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब जो प्लेसेंटा है उसकी लेंथ जो है टोटल वो होती है 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर मतलब 9 इंचेस अप्रॉक्स जो है प्लेसेंटा की लेंथ होती है। अब एक और चीज होती है अम्लाइकल कॉर्ड। तो अम्लाइकल कॉर्ड जो है उससे हमें प्लेसेंटा को मिक्स नहीं करना है। अम्लाइकल कॉर्ड एक अलग चीज है जिसे हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर, तो ये प्लेसेंटा की लेंथ होती है 22 सेंटीमीटर लेंथ होती है प्लेसेंटा की, मतलब 9 इंचेस। अब प्लेसेंटा में एक चीज और क्या है कि जो आर्टरी और वेन्स हैं, प्लेसेंटा में कुछ आर्टरी और वेन्स होती हैं। 2 आर्टरी होती है, 1 वेन होती है। प्लेसेंटा में 2 आर्टरी और वेन्स होती हैं। प्लेसेंटा क्या करता है? मदर को फीटस से कनेक्ट करके रखता है। प्लेसेंटा के अंदर से 2 आर्टरीज और 1 वेन्स जा रही होती हैं, जिन आर्टरी और वेन्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब एक्सचेंज होता है चीजों का मदर और बच्चे के बीच में। जो है ट्रांसपोर्टेशन या कह सकते हैं एक्सचेंज होगा, वो प्लेसेंटा के अंदर 2 आर्टरीज और 1 वेन है, उन्हीं से होगा। तो अब प्लेसेंटा की आर्टरी और वेन्स किस तरह से फंक्शन करती हैं? जैसे कि जब पल्मोनरी वेन आर्टरी जो होती हैं लंग्स में, वो हमारी बॉडी का एक एक्सेप्शनल केस था। जैसे कि जनरली हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब प्योर ब्लड कैरी करती हैं आर्टरीज, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं जनरली पूरी बॉडी में। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी और वेन वाले केस में क्या होता है कि ये उल्टा ऑपोजिट चलता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हमारी पूरी बॉडी में आर्टरी वेन का जो एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरी और वेन में, उसी तरह से पल्मोनरी आर्टरी वेन की तरह जो प्लेसेंटा के अंदर आर्टरी और वेन्स हैं वो भी यही करती हैं। पल्मोनरी की तरह होता है किसमें? प्लेसेंटा की आर्टरी और वेन में, कि प्लेसेंटा के अंदर से 2 आर्टरीज और 1 वेन जारी होती हैं। तो जो प्लेसेंटा के अंदर जो 2 आर्टरीज हैं
वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी। प्लेसेंटा के अंदर जो 2 आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और प्लेसेंटा के अंदर जो एक वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। प्लेसेंटा के अंदर की जो दोनों आर्टरीज हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगी, और जो प्लेसेंटा के अंदर जो एक वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, लाइक पल्मोनरी। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन होता है कि प्लेसेंटा के अंदर जो आर्टरी है, 2 आर्टरीज हैं और एक वेन है, तो क्या ये आर्टरी और वेन्स जो प्लेसेंटा के अंदर हैं वो बच्चे का ही सिर्फ ब्लड कैरी करती हैं या मदर का? ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज जो चीजों का होना है मदर और फीटस के बीच में वो ब्लड के थ्रू ही होगा। तो वो आर्टरी और वेन्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है जा रहा है उसी ब्लड के थ्रू होगा। तो अब वो जो ब्लड है क्या वो मदर का ब्लड है टोटल, या वो फीटस का टोटल ब्लड है प्लेसेंटा के अंदर की आर्टरी और वेन्स में, या फिर वो दोनों का ब्लड मिक्स है क्या? तो इसका आंसर है कि 100% फीटल ब्लड। प्लेसेंटा के अंदर जो आर्टरी और वेन्स हैं उसमें मदर का 1% भी ब्लड नहीं जाता है। प्लेसेंटा के अंदर जो आर्टरी और वेन्स होती हैं उसमें मदर का बिल्कुल भी ब्लड नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ प्लेसेंटा के अंदर जो आर्टरी और वेन है उसमें 100% टोटल ब्लड सिर्फ और सिर्फ बच्चे का होता है, मतलब फीटस का ब्लड होगा। प्लेसेंटा के अंदर की आर्टरी और वेन्स में मदर का जो है ब्लड वो नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ फीटस का ब्लड होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मदर और फीटस दोनों अलग अलग होते हैं। अलग से मतलब क्या कि जब कोई जो फीटस है उसमें 23 क्रोमोसोम्स तो फादर के हैं, 23 क्रोमोसोम्स मदर के हैं, तब जाकर 46 क्रोमोसोम्स बने हैं। तो जो बच्चा है वो मदर के जैसा तो नहीं है, उस फीटस का अपना जेनेटिक मेकअप अलग होगा, उस फीटस का ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है अपनी मदर से। तो अगर मदर का और फीटस का ब्लड मिक्स हो जाएगा प्लेसेंटा की आर्टरी वेन में, तो मदर का ब्लड तो फीटस के ब्लड के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाने लगेगा उससे फाइट करने के लिए। जैसे जनरली हमारी बॉडी में यही होता है कि जब एक्सटर्नल फॉरेन मटेरियल कोई भी चीज हमारे ब्लड में आती है जब, तो हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज फाइट करने के लिए बनने लगती है ना, फाइट करने के लिए फॉरेन मटेरियल से। तो मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो डिफरेंट हो सकता है फीटस से, और क्योंकि मदर और फीटस एग्जैक्टली सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते? क्योंकि फीटस के अंदर तो 23 क्रोमोसोम्स मदर के हैं, 23 क्रोमोसोम्स फीटस के हैं, तो फीटस तो अलग होगा, उसका ब्लड ग्रुप भी अलग हो सकता है। तो फिर जब अगर प्लेसेंटा की आर्टरी वेन में अगर फीटस और मदर का ब्लड मिक्स हो गया तो फिर तो जो मदर है उसका ब्लड एंटीबॉडी बनाने लग जाएगा फीटस के अगेंस्ट। तो इसीलिए फीटस और मदर का ब्लड मिक्स नहीं होता। अब मिक्स कैसे नहीं होता? क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो एक बैरियर की तरह भी काम करता है, बैरियर की तरह। तो प्लेसेंटा जो है उसमें बैरियर्स लगे होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मदर और फीटस के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो है ब्लड का आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो है उनका एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे कि प्लेसेंटा वर्क्स लाइक अ बैरियर, बैरियर की तरह प्लेसेंटा वर्क्स करता है। ओनली सॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्रॉसेस बैरियर, सिर्फ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे कि अगर इधर मदर है और इधर फीटस है तो बीच में जो बीच में अगर बैरियर लगा है, इधर मदर है इधर फीटस है, तो मदर और फीटस का ब्लड मिक्स नहीं होगा। बैरियर में सिर्फ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस क्रॉस होंगे। अब मैटरनल एंड फीटल आरबीसी डब्ल्यूबीसी विल नॉट क्रॉस द बैरियर। जो मदर की जो माँ की जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है, मैटरनल एंड फीटल आरबीसी डब्ल्यूबीसी विल नॉट क्रॉस द बैरियर। इस तरफ से मदर की और एक तरफ से फीटस की आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कभी भी उस बैरियर को पार नहीं करेंगी, मतलब दोनों का ब्लड जो है वो मिक्स नहीं होगा कभी भी। सब्सटेंसेस, वो क्या क्या सब्सटेंसेस हैं जो उस बैरियर को क्रॉस करते हैं? वो है सिर्फ ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, विटामिन्स, वाटर। जो
एक प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह काम कर रहा है मदर और फीटस के बीच में, जिससे कि मदर और फीटस की आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्रॉस करके बैरियर को एक दूसरे से मिल ना जाए, मतलब मदर और बच्चे का ब्लड मिक्स ना हो जाए। लेकिन फिर सिर्फ सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्रॉस कर रहे हैं उस बैरियर को, तो फिर सॉल्युबल सब्सटेंसेस क्या क्या क्रॉस कर रहे हैं बैरियर को? प्लेसेंटा के बैरियर को सिर्फ क्रॉस करती है ऑक्सीजन, CO2, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाइटामिन्स एंड वाटर। जैसे कि जब मदर है वो न्यूट्रिशन जो देगी, न्यूट्रिएंट्स बच्चे के लिए, फीटस के लिए जब मदर भेजेगी, तो वो उसके बाद उस फीटस की तरफ से जो भी उसका वेस्ट बनेगा वो सब वापस आएगा मदर की तरफ, तो वो जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी क्रॉस नहीं होंगी, बाकी ये सारी चीजें क्रॉस हो जाएंगी। अब जो अगर मदर है उसका इम्यून सिस्टम है, वो अगर इन केस अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी मदर और फीटस की मिक्स हो जाती हैं, तो फिर मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन बॉडी मानकर उस फीटस, अपने ही फीटस के ब्लड को फॉरेन बॉडी मानकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। इसलिए प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह वर्क करके और ब्लड जो है मदर और फीटस के ब्लड को मिक्स होने से रोकता है। अब जो प्लेसेंटा है वो प्रेगनेंसी के अप्रॉक्स 6th वीक पर एस्टेब्लिश्ड कंप्लीटली हो जाता है। प्लेसेंटा जो है वो प्रेगनेंसी के अप्रॉक्स 6th वीक पर कंप्लीटली एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, मतलब कि 6th वीक पर पूरी तरह प्लेसेंटा बन जाता है, और उसके बाद प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम का जो वर्क है वो हैंड ओवर कर लेता है, मतलब काम करने लगता है कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो जनरली जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तब कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कुछ हॉर्मोन्स बनाकर फीमेल बॉडी को देता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो कुछ हॉर्मोन्स बनाकर फीमेल बॉडी को देता है। लेकिन जब प्लेसेंटा प्रेगनेंसी के 6th वीक पर बन गया तो प्लेसेंटा वही हॉर्मोन्स बनाने लगता है फिर कॉर्पस ल्यूटियम का काम कुछ समय के लिए, जब तक प्रेगनेंसी है, मतलब जब तक कि प्लेसेंटा बना हुआ है, क्योंकि अब प्लेसेंटा ही कॉर्पस ल्यूटियम वाले हॉर्मोन्स बनाने लगा, तो फिर क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम अभी फंक्शन नहीं करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम का हार्मोन बनाने वाला फंक्शन कौन कर रहा है? प्लेसेंटा कर रहा है। तो फिर प्लेसेंटा को एक और नाम दिया गया है, प्लेसेंटा को कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स बना के फीमेल बॉडी को देता है, लेकिन अब प्रेगनेंसी के टाइम पे जब प्लेसेंटा बन गया है तो प्लेसेंटा वही हार्मोन बना रहा है कॉर्पस ल्यूटियम वाले। तो अभी के लिए कौन कॉर्पस ल्यूटियम हो गया? प्लेसेंटा कॉर्पस ल्यूटियम हो गया, क्योंकि प्लेसेंटा ही कॉर्पस ल्यूटियम के हार्मोन्स बना रहा है। तो प्लेसेंटा को टेम्पोरेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के अलावा कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम इस समय में कोई डेथ नहीं हो जाती है, मतलब जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो खत्म नहीं हो जाता है जब तक कि प्लेसेंटा वर्क कर रहा है कॉर्पस ल्यूटियम का, बस वो फंक्शन नहीं करता है। जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो जब तक प्लेसेंटा है तब तक फंक्शन नहीं करता है। कॉर्पस ल्यूटियम विल नॉट डाई बट विल नॉट फंक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और जब प्लेसेंटा नहीं रहेगा फीमेल बॉडी में, उसके बाद फिर कॉर्पस ल्यूटियम दोबारा अपना काम करने लगेगा। लेकिन प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, मतलब बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ प्रेगनेंसी के शुरू में क्या होगा? बिगिनिंग में प्रेगनेंसी के कॉर्पस ल्यूटियम फंक्शन करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेसेंटा तो प्रेगनेंसी के 6th वीक पर पूरी तरह बन के तैयार होता है, तो जब तक कि प्लेसेंटा प्रेगनेंसी में बन नहीं जाता पूरी तरह से, तब तक तो कॉर्पस ल्यूटियम ही अपने हार्मोन बना के देगा फीमेल बॉडी को, कॉर्पस ल्यूटियम ही देगा हार्मोन। और जब प्लेसेंटा बन जाएगा 6th वीक पे तो कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन प्लेसेंटा करने लगेगा, और जब प्लेसेंटा चला जाएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम अपना काम दोबारा करने लगेगा। अब जो प्लेसेंटा है वो प्लेसेंटा फीटस से अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट होता है। प्लेसेंटा जो है वो एक अलग चीज है, अम्लाइकल कॉर्ड अलग चीज है। हमने पढ़ा कि प्लेसेंटा की लेंथ होती है 22 सेंटीमीटर, मतलब 9 इंचेस, और अम्लाइकल कॉर्ड अलग चीज है, अम्लाइकल कॉर्ड की लेंथ होती है 55 सेंटीमीटर। तो जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू ही, मतलब प्लेसेंटा के द्वारा ही
अम्लाइकल कॉर्ड के द्वारा ही प्लेसेंटा जो है वो फीटस से कनेक्ट होता है। जो प्लेसेंटा है वो अम्लाइकल कॉर्ड के थ्रू फीटस से कनेक्ट होता है। अगर इन केस अगर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ओवेरी को रिमूव करना पड़े फीमेल बॉडी से ड्यू टू एनी रीजन एनी कॉज, कि इफ ओवेरी इज रिमूव्ड आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ओवेरी को प्रेगनेंसी में, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद ओवेरी को रिमूव करना पड़े फीमेल बॉडी से, तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा प्रेगनेंसी पे। क्यों? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम की अभी ज़रूरत नहीं है, प्लेसेंटा जो है वो बन चुका है। इसलिए जो है अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद रिमूव किया जाता है ओवेरी को किसी रीज़न से, तो फिर प्रेगनेंसी उससे इफेक्ट नहीं होगी। हार्मोन्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो कुछ हार्मोन्स बनाता है। तो प्लेसेंटा के हार्मोन्स हैं प्रोजेस्ट्रॉन। अब प्रोजेस्ट्रॉन जो प्लेसेंटा बनाता है वो क्या फंक्शन करता है? प्रोजेस्ट्रॉन नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एंडोमेट्रियम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। जो प्रोजेस्ट्रॉन है वो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनरमोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम, उसका मेंटेनेंस करके रखता है। जो फीटस होता है वो कहाँ होगा? यूट्रस के अंदर। यूट्रस के अंदर मतलब एंडोमेट्रियम के ऊपर। यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली इनर मोस्ट लेयर है वो है एंडोमेट्रियम। अब यूट्रस के अंदर जो प्लेसेंटा है, यूट्रस के अंदर जो फीटस है, तो फीटस के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है कि यूट्रस के अंदर की जो लेयर है एंडोमेट्रियम, उसको मेंटेन करके रखता है। अब नेक्स्ट हार्मोन है प्लेसेंटा का ईस्ट्रोजन। प्रोलिफरेट एंडोमेट्रियम और यूटेरिन लाइनिंग। जो ईस्ट्रोजन है वो क्या करता है? फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर रहेगा। यूट्रस के अंदर मतलब एंडोमेट्रियम पे रहेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाली लेयर है यूट्रस की। तो ईस्ट्रोजन क्या करेगा? प्रोलिफरेट करके रखेगा एंडोमेट्रियम को और यूटेरिन लाइनिंग को, मतलब यूट्रस की जो लाइनिंग है चारों तरफ उसको और एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेट करके रखेगा ईस्ट्रोजन, जिससे कि फीटस का डेवलपमेंट जो है ग्रोथ अच्छे से हो सके यूट्रस के अंदर। तो प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो है प्लेसेंटा का, उसने क्या किया कि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्ट्रॉन फीटस के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए, और ईस्ट्रोजन क्या करता है? एंडोमेट्रियम को और यूटेरिन लाइन को प्रोलिफरेट करता है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए। HCS एक हार्मोन है प्लेसेंटा का जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन। प्लेसेंटा का हार्मोन है HCS, ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा का, ये करता है, ग्रोथ कराता है ये एम्ब्रियो की, एंड मेक्स द ब्लड शुगर हाई सो दैट फीटस हैज कंटिन्यूस सप्लाई। जो HCS हार्मोन है प्लेसेंटा का, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन जो प्लेसेंटा बनाता है, तो ये हार्मोन क्या करता है कि फीटस की ग्रोथ कराता है और साथ साथ ब्लड में शुगर का जो है लेवल उसको हाई रखता है, जिससे कि फीटस तक सप्लाई हो सके। तो ये हो गया ह्यूमन कोरियोनिक सोमेटोट्रोफिन। अब प्लेसेंटा का नेक्स्ट हार्मोन है HCT मतलब ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट्स मैटरनल थायराइड ग्लैंड। ह्यूमन कोरियोनिक थायरोट्रोपिन जो हार्मोन है प्लेसेंटा का, वो हार्मोन मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है।
किस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है? ह्यूमन कॉरियोनिक थायरोट्रोपिन, मतलब HCT जो हार्मोन है वो बनेगा प्लेसेंटा से, फिर वो मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो फीटस के पास हार्मोन्स पहुंचाए, थायरॉक्सिन हार्मोन पहुंचाए, मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो पहुंचाए। क्यों? क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फीटस के फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए। तो HCT ह्यूमन कॉरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन बनाएगा प्लेसेंटा, और ये HCT हार्मोन बनके कहाँ जाएगा? मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए जाएगा कि मदर की जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन पहुंचाए किसके पास? फीटस के पास, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो फीटस की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ कराएगा। इन केस अगर ऐसा होता है कि जो मदर है वो खुद हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि मदर को अगर थायराइड ग्लैंड की कंडीशन है कि मदर ही हाइपोथायरॉयडिक है, तो फिर क्या होगा कि मदर जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन अगर प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फीटस तक नहीं पहुंचा सकी, तो फिर चांसेस हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन अगर फीटस को नहीं मिला मदर से, तो फिर वो जो फीटस है वो फिजिकली या मेंटली या फिर फिजिकली और मेंटली बोथ रिटार्डेड हो सकता है, जो फिजिकली और मेंटली रिटार्डेड हो सकता है फीटस। तो HCT जो हार्मोन है ह्यूमन कॉरियोनिक थायरोट्रोपिन हार्मोन बनाएगा प्लेसेंटा, वो हार्मोन जाता है मदर की थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन पहुंचाए फीटस के पास, जिससे कि उसका मेंटल और फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन मदर नहीं पहुंचा सकती है, उसको खुद को थायराइड ग्लैंड की कंडीशन है, वो खुद हाइपोथायरॉइडिक है, तो फिर फीटस को अगर नहीं मिलता है थायरॉक्सिन हार्मोन, तो फिर जो फीटस है वो मेंटली फिजिकली रिटार्डेड होता है, जिस कंडीशन को कहा जाता है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म एक कंडीशन होती है जिसमें फीटस जो है वो मेंटली फिजिकली रिटार्डेड होता है क्रिटिनिज्म में, थायरॉक्सिन हार्मोन न मिलने के कारण। अब नेक्स्ट हार्मोन है प्लेसेंटा का HCC। HCC मतलब ह्यूमन कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ह्यूमन कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। तो HCC हार्मोन जो है ह्यूमन कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट्स मैटरनल एड्रीनल कॉर्टेक्स। ह्यूमन कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो है वो मदर की एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि वो अपना हार्मोन फीटस तक पहुंचाए। मदर की जो एड्रीनल ग्लैंड है उसमें जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, तो एच जो है CC हार्मोन ह्यूमन कॉरियोनिक कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा बनाएगा, और ये हार्मोन जाएगा मदर की एड्रीनल कॉर्टेक्स वाले एरिया को, मदर की जो एड्रीनल ग्लैंड का एड्रीनल कॉर्टेक्स वाला एरिया उसको स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन कि ये ग्लैंड अपना जो एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है ग्लैंड ये अपना हार्मोन फीटस तक पहुंचाए। नेक्स्ट जो प्लेसेंटा हार्मोन बनाता है वो है HPL। HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो है प्लेसेंटा बनाएगा, और ये हार्मोन क्या करेगा? ये मदर की मेमोरी ग्लैंड को पूरी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में ही मदर की मेमोरी ग्लैंड को जो है प्रिपेयर कर देगा लैक्टेशन के बाद। जब जो बच्चे का बर्थ होने के बाद जब मदर उस बच्चे को फीडिंग कराएगी, तो उसके लिए मदर की मेमोरी ग्लैंड को HPL हार्मोन मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन पहले ही, मतलब बिफोर चाइल्ड बर्थ जो प्रेगनेंसी वाला जो ड्यूरेशन रहेगा उस ड्यूरेशन में HPL हार्मोन जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन ये मदर की मेमोरी ग्लैंड को प्रिपेयर कर देगा लैक्टेशन कराने के लिए पहले ही, चाइल्ड बर्थ के पहले ही, जिससे कि चाइल्ड बर्थ होने के बाद फिर जो है फीड करा सके मदर बच्चे को। रिलैक्सिन हार्मोन जो है प्लेसेंटा का ये क्या करेगा? रिलैक्सिन हार्मोन इट लूजन्स एंड सॉफ्टन्स
प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो मदर का प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसको लूज और सॉफ्ट बनाता है रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, इट लूजन्स एंड सॉफ्टन्स प्यूबिक सिम्फाइसिस, जिससे कि जो चाइल्ड बर्थ है वो इजीली हो सके, इसलिए प्यूबिक सिम्फाइसिस को लूज और सॉफ्ट बनाता है रिलैक्सिन हार्मोन।